हेलो एवरीवन, वेलकम जी, वेलकम टू ऑल। गुड इवनिंग सभी को। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? ऑडियो वीडियो क्लियर है? एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए। श्रद्धा जी, गुड इवनिंग। हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ। साहिमा जी गुड इवनिंग, पुष्पा जी गुड इवनिंग। ओके, सो कल सबको क्लियर है टॉपिक हाइपोथेसिस टेस्टिंग? किसी का कोई भी डाउट हाइपोथेसिस टेस्टिंग से रिलेटेड? 7:05 पे हम क्लास एग्जैक्टली स्टार्ट करेंगे। तब तक अगर आपका किसी का कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो। हाँ जी, बोलिए, किसी का कोई भी डाउट है? गुड इवनिंग राजलक्ष्मी जी, गुड इवनिंग। रिकॉर्डेड क्लास देख लेना श्रद्धा जी, रिपीट। अब आपको पता है रिसर्च एप्टीट्यूड में इतने दिन हो गए, आज आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाने हैं मुझे। रिकॉर्डेड क्लास देख लेना एक बार। तब तक मुझे बता दो जिन्होंने कल मेरी क्लास लगाई थी, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की क्या वैल्यू है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस की वैल्यूज बता दीजिए जल्दी से। और ये भी बता दो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पावर ऑफ टेस्ट। फिर क्लास को 1, 5, 10। ओके, वेरी गुड प्रियंका जी। हाँ जी, ठीक है, गुड। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का क्या मीनिंग है? हाँ, H0 क्या है? जब नल हाइपोथेसिस ट्रू है, ठीक है, और उसको रिजेक्ट करना, कितने हद तक नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं व्हेन नल हाइपोथेसिस इज ट्रू, तो वो है आपका सिग्निफिकेंस लेवल। ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल हो जाएगा कि जब आपकी नल हाइपोथेसिस जो है वो ट्रू है तो उसको कितनी लेवल तक हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल। ठीक है,
और कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो जाएगा आपका कि ट्रू को हमें एक्सेप्ट करना है, तो कहीं ना कहीं वो करेक्ट डिसीजन हो जाएगा, तो उसको हम लिखेंगे 1 माइनस अल्फा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम ओनली लिखेंगे अल्फा, और पावर ऑफ बीटा क्या हो जाएगा आपका कि जो आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, ठीक है, उसको हमें फॉल्स करना है, फॉल्स को हमें क्या करना है, रिजेक्ट करना है, तो वो क्या हो जाएगा पावर ऑफ टेस्ट, और उसको हम लिखेंगे 1 माइनस बीटा। ठीक है, तो बीटा कैसा बनता था हमारा, टाइप 2 एरर का बनता था बीटा, कि जो हमारी नल हाइपोथेसिस है वो फॉल्स है, लेकिन उसको एक्सेप्ट कर लिया तो वो बन जाता था टाइप 2 एरर। तो टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर से ही निकल कर आता है आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, कॉन्फिडेंस लेवल और आपका पावर ऑफ बीटा। हाँ जी, वेरी गुड। बस ये था आपका जो मैंने कल आपको करवाया था। अब एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे क्या? हाँ जी, कर लोगे क्वेश्चन? हिमांशी जी गुड इवनिंग, अनु जी गुड इवनिंग, ममता जी वी वांट जीआरएफ इन जून 2024, दिनेश जी गुड इवनिंग। ओके, सो करें फिर आज की आपकी क्लास स्टार्ट। आज आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाने वाली हूँ, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन टॉपिक से, ठीक है। पीर रिव्यू, क्या पीर रिव्यू, क्या आपने कभी रिसर्च की है किसी ने? एंड टाइप्स ऑफ पीर रिव्यू करवाऊंगी आपको और बाइस करवाऊंगी, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिसर्च में जो बाइसनेस होता है वो करवाऊंगी आपको। आपने कभी रिसर्च की है क्या, यस या नो? कमेंट करो मुझे प्लीज। और अगर आपने रिसर्च किए तो कौन से जर्नल में आपने पब्लिश किए थे अपने रिसर्च पेपर? अपने रिसर्च पेपर किसी ने भी नहीं किया अभी तक रिसर्च? किसी ने भी नहीं किया अभी तक रिसर्च? आपका आंसर क्या है प्रियंका? क्वेश्चन क्या है आपका प्रियंका जी? एक मिनट, मुझे यहाँ चेक करना पड़ेगा आपका क्वेश्चन, क्योंकि फोन में तो अभी शो नहीं हो रहा। आज भी हम बिल्कुल छोटा सा टॉपिक करने वाला, और आज आपका रिसर्च एप्टीट्यूड कंप्लीट हो जाएगा। टुडे इज देयर लास्ट क्लास इन रिसर्च एप्टीट्यूड। मैम यूट्यूब पब्लिकेशन की एक पीवाईक्यू की बुक है, वो कैसे हो गए? अच्छा, यूथ पब्लिकेशन की एक पीवाईक्यू बुक है। यूथ पब्लिकेशन मुझे नहीं पता किस चीज की बात कर रहे हो आप। पावर ऑफ टेस्ट में, अच्छा पावर ऑफ टेस्ट जी में एक हो गया या दोनों में? पावर ऑफ टेस्ट जी में क्या है अभी, ये 1 में होगा या दोनों में है? क्या समझ नहीं आया मुझे आपका क्वेश्चन, क्या बोल रहे हो आप? मैम जी, पावर ऑफ टेस्ट में एक आएगा या दोनों में आएगा? पेपर 1 की बुक है, यूथ पब्लिकेशन बुक है। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की ठीक होगी। बाकी गूगल कर लिया करना जहाँ आपको डाउट होगा। क्लास में इतने सारे कॉन्सेप्ट तो पढ़ाई रही हूँ, इतना तो पता होगा कि क्वेश्चन का अगर आपको आंसर जो है वो सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। मुझे समझ नहीं आया आपका प्रियंका जी, क्या बोल रहे हो आप? एरर 2 में होगा, एरर 2 में होगा, ओनली 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 एरर, क्योंकि बेटा जो होता है वो एरर 2 में होता है और अल्फा होता है एरर 1 में, ठीक है। तो टाइप जो आपका पावर ऑफ टेस्ट है वो ओनली आपका टाइप 2 में होगा, और जो आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड कॉन्फिडेंस लेवल है वो कहीं ना कहीं आपका टाइप 1 एरर में आ जाएगा, ठीक है। पावर ऑफ बीटा आपका टाइप 2 एरर में आएगा, क्योंकि टाइप 2 एरर क्या होता था हमारा, बीटा डिनोट करते हैं हम टाइप 2 एरर को, ठीक है। और जब हम करेक्ट डिसीजन ले लेंगे तो वो पावर ऑफ बीटा हो जाएगा 1 माइनस बीटा हो जाएगा, ठीक है। ओके चलो, ओके। सो करें अभी स्टार्ट। पीवाई क्योंकि कोई बुक लेना जरूरी है क्या? डेफिनेटली आस्था जी। अब देखो जो आपकी ये फिलर फॉर्म वालों की बुक है जीतू सर की, ठीक है, आप वो भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और विदाउट एनी, अगर आप ये चाहते हो कि बिना पीवाई क्यूज आप इस एग्जाम को क्वालिफाइड कर लोगे, तो टफ है, बहुत ज्यादा टफ है, क्योंकि समरी बेस्ड तो है नहीं कि जो सारा पढ़ा है आपने वो एज इट इज आपको समरी बेस्ड लिखना है, या तो ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो आपको क्वेश्चंस लगाने आने चाहिए, ओके। पीवाई क्यू के लिए बढ़िया है यूथ पब्लिकेशन, ओके होगी, मुझे नहीं पता, मैंने पढ़ी नहीं यूथ पब्लिकेशन, मुझे नहीं पता फिर।
करे क्लास स्टार्ट। हाँ, एक्सेप्ट वाले में होगा। मैंने बोला था ममता जी कि पावर ऑफ टेस्ट क्या हो जाता है। देखो टाइप 2 एरर क्या है आपका, बताना मुझे। टाइप 2 एरर क्या है? यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप 2 एरर कब होता है? एरर होती है आपकी त्रुटि। कब होता है टाइप 2 एरर? जबकि नल हाइपोथेसिस है वो फॉल्स थी, ठीक है, लेकिन आपने गलत को एक्सेप्ट कर लिया तो होता है टाइप 2 एरर। टाइप 1 एरर कब आता है? जब आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू थी और आपने ट्रू को रिजेक्ट कर दिया तो आ जाता है आपका टाइप 1 एरर। ओके, टाइप 1 एरर को हम डिनोट करते हैं हमेशा अल्फा से, टाइप 2 एरर को हम डिनोट करते हैं हमेशा बीटा से। अब जो आपकी नल हाइपोथेसिस जो फॉल्स थी, फॉल्स को आपने एक्सेप्ट ना कर करके रिजेक्ट कर दिया तो वो बन गया हमारा 1 माइनस बीटा, जिसको हम बोलते हैं पावर ऑफ टेस्ट, मीन्स गलत को गलत बोल दिया। हाँ जी। और टाइप 1 एरर में क्या हो जाएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल की, जो ट्रू था ट्रू को आपने क्या कर लिया, ट्रू को आपने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा आपका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, जो कि आपका करेक्ट डिसीजन है, तो 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। ओके, सही को गलत कहना टाइप 1, गलत को सही कहना टाइप 2। हाँ जी, हाँ जी, वेरी गुड आस्था जी। हाँ एग्जैक्टली, टाइप 1 अल्फा, टाइप 2 बीटा। और अगर हमने करेक्ट डिसीजन ले लिया टाइप 1 एरर में तो वो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, और अगर हमने टाइप 2 एरर में सही डिसीजन ले लिया तो फिर वो आपको पावर ऑफ टेस्ट है। टाइप 1 में अगर आप ट्रू को एक्सेप्ट कर रहे हो ना तो वो एरर नहीं होगा रविंद्र कुमार जी। फिर त्रुटि क्यों आएगी? अगर आप ट्रू को एक्सेप्ट कर रहे हो, आप सही को सही बोल रहे हो, तो त्रुटि क्यों आएगी? टाइप 1 एरर तब होगा जब आप ट्रू को रिजेक्ट कर रहे हो। Level of confidence and level of significance is different. Power of test is different, but level of significance and level of confidence is related to type 1 error. Power of test is related to type 2 error. Okay, okay जी, करें अब क्लास को स्टार्ट। 7:14 हो गया, मुझे आपको काफी टॉपिक करवाना है आज। ओके, मैं बात कर रही थी पीर रिव्यू की। लेट्स स्टार्ट। वी वांट जेआरएफ इन जून 2024। पीर रिव्यू क्या होता है कि जब हम अपने रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं तो ठीक है, उनको जो एक्सपर्ट्स होते हैं जर्नल में, ठीक है, हमें अगर रिसर्च पेपर, तो वो उनको चेक करते हैं। पीर रिव्यू होता क्यों है? ताकि जर्नल में ऐसा ना हो कि कोई भी एरर वगैरह आकर जो अपने रिसर्च पेपर पब्लिश कर दें, ठीक है। पीर रिव्यू होता है कि जो आपके जर्नल्स की ब्रांड है उसको बढ़ाने के लिए, क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, इसलिए होता है आपका पीर रिव्यू कि भाई चेक किया जाए वैलिडिटी, क्वालिटी, ठीक है, ओरिजिनलिटी, आर्टिकल फॉर पब्लिकेशन, इसलिए होते हैं आपके पीर रिव्यू। जो आपके जर्नल्स में जब आप रिसर्च पेपर पब्लिश करोगे तो वहां पे जो एक्सपर्ट्स बैठे वो चेक करते हैं कि जो आपकी रिसर्च पेपर है, ठीक है, वो पब्लिश करने लायक है भी है कि नहीं है, तो पहले वो जर्नल में चेक होती है। मैम पीवाईक्यू की कौन सी बुक लूं? ले लो आस्था जी, कोई भी। मुझे बुक्स का नहीं पता नेम, क्योंकि मैंने तो कोई भी बुक फॉलो कर ली थी, ऐसा पर्टिकुलर नहीं था कुछ कि कोई मैंने बुक पर्टिकुलर, बस मुझे आंसर होने चाहिए थे। एक्सप्लेन्ड वाली ले लेना, ठीक है, पीवाईक्यू एक्सप्लेन्ड वाली, वैसे फिलर फॉर्म की ले लो। फिलर फॉर्म की बुक है जीतू सर की, वो ले लो, मैंने चेक किया, अच्छी बुक है, ले लो वो भी। ओके, इतना पता लग गया कि पीर रिव्यू क्या है आपका, कि जब आपने रिसर्च पेपर जो होते हैं ना हमारे, हमें जर्नल्स में डालने होते हैं, ठीक है, सबसे पहले, उसके बाद ये पब्लिश होते हैं आगे। तो यहाँ पे ना एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं जो आपके रिसर्च पेपर को चेक करते हैं कि ये सही भी है, पब्लिश करने लायक है कि नहीं है, कि रद्दी में डालने लायक है। अब हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ पीर रिव्यू क्या क्या होता है। पीर रिव्यू इंपॉर्टेंट है, सहकर्मी समीक्षा, एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। किस लिए यूज होगा? ठीक है, ओके। सहकर्मी समीक्षा प्रकाशन के लिए लेखों की वैधता, ठीक है, जो अपने टॉपिक है उसकी वैधता, वैलिड है, गुणवत्ता, क्वालिटी, और अक्सर मौलिकता, कि एथिकली जो है वो फॉलो किए जा रहा है सारी चीजें, रिसर्च जो एथिक्स हमने पढ़े थे। आकलन करने के लिए डिजाइन की गई है। इसका अंतिम उद्देश्य अमान्य या खराब गुणवत्ता वाले लेखों को छान कर विज्ञान की अखंडता को बनाए रखना है। कि मीन्स जो बेकार रिसर्च पेपर है ना उनको बाहर निकाल दो,
ठीक है, ताकि क्या हो, पर्पस, इट्स अल्टीमेट पर्पस इज टू मेंटेन द इंटीग्रिटी ऑफ साइंस बाय फिल्टरिंग आउट इनवैलिड और पुअर क्वालिटी आर्टिकल्स को बाहर फेंको, ठीक है, ताकि जो आपकी जर्नल्स की ब्रांड है वो बनी रहे, ठीक है। ऐसे नहीं कि कोई भी आके रिसर्च कर रहा है, कोई भी आके कुछ भी डालते जा रहा है, नहीं। एक प्रकाशक के दृष्टिकोण से सहकर्मी समीक्षा सामग्री के लिए एक फिल्टर के रूप में कार्य करती है। फिल्टर जैसे होता है ना कि पानी जब हम फिल्टर में डालते हैं तो क्या होता है, पानी प्यूरिफाई होता है, तो वैसे ही आपके रिसर्च को प्यूरिफाई करने के लिए बना है पीयर रिव्यू। अब समझ आ गया, पानी और फिल्टर का एग्जाम्पल समझ आया कि पानी तो है, ठीक है, रिसर्च पेपर तो है, मान गए, बट उसको प्योरीफाई करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, पीयर रिव्यू की जरूरत पड़ती है, कि जो आपकी रिसर्च है वो सही भी है कि बेकार है, पब्लिश करने लायक है, आगे लोगों तक पहुंचाने लायक है कि नहीं है। तभी तो किसी की भी रिसर्च ऐसा थोड़ी होता है कि जो ही आप जर्नल में डालोगे वो पब्लिश कर दी जाएगी, नहीं, पब्लिश पूरे चेकिंग के साथ होती है। और जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है, लाइक दिल्ली यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, जब आप रिसर्च पेपर बनाते हो, प्रपोजल रिसर्च पेपर जो पब्लिश किए होते हैं, तो ये यूनिवर्सिटीज बोलती है कि क्या आपकी रिसर्च पीयर रिव्यूड है कि नहीं। इनको वो रिसर्च चाहिए होती है जो पीयर रिव्यू हो, ऐसी रिसर्च होती है। अब जर्नल जो है ये ब्रांड है, ठीक है, तो जर्नल अपना ब्रांड बनाने के लिए जहां पर हम रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, कि ऐसे नहीं कि कोई भी आके यहाँ पर अपनी रिसर्च डाल रहा है, पहले फिल्टर किया जाएगा, जैसे पानी को फिल्टर किया जाता है ना, प्योरीफाई किया जाता है पानी को, उस तरह से। समझ आ रहा है, हिंदी में देख लो बहुत प्यारा दिया है, फिल्टर के रूप में कार्य करती है, बेहतर गुणवत्ता वाले लेखों को बेहतर गुणवत्ता वाली पत्रिकाओं में निर्देशित करती है, और इसलिए जर्नल ब्रांड बनाती है। क्लियर है सबको, हिंदी वालों को क्लियर है, हिंदी में देख लो बहुत प्यारा दिया है, इंग्लिश तो मैंने पढ़ी नहीं आज, सहकर्मी समीक्षा। ओके जी, चले फिर नेक्स्ट। हाँ ना, कुछ तो बोल दिया करो, थम्स अप कुछ तो बोलो, अब मुझे क्या पता, फिर मैं पढ़ाती रहूंगी, जल्दी बोल दो। इतना क्लियर है, मुझे टाइप्स ऑफ पीयर रिव्यू करवाना है आपको, जो कि इंग्लिश में है, पहले बता दूं, हिंदी वालों को लगने वाला है झटका। देखो सृष्टि जी, पीयर रिव्यू पता है क्या होता है, सपोज मान लो कि आपने रिसर्च करी है, ठीक है, अब आपको रिसर्च जब हम करते हैं तो आपका क्या पता कि रिसर्च हुई नहीं हुई, हमें क्या पता। एक जर्नल है, साइट है एक, ठीक है, वहां पर क्या करते हैं हम, रिसर्च पेपर डालते हैं, ओके, वहां पे कुछ एक्सपर्ट्स बैठे होते हैं जो आपकी रिसर्च को चेक करेंगे कि भाई ये जो रिसर्च इसने यहाँ पे हमें दी है, क्या ये आगे पब्लिश करने लायक है, क्या ये सोसाइटी में ले जाने लायक है, ठीक है, क्या हम इसको पब्लिश कर दे, क्या लोगों तक ये रिसर्च पहुंचे। तो वहां पे जो एक्सपर्ट बैठे होंगे वो सबसे पहले आपकी रिसर्च चेक करेंगे कि ये ठीक भी है कि नहीं है, ठीक है, वो उटपटांग कूड़ा थोड़ी डाल देंगे। ओके, अगर सही होगी तो वो ठीक है, वो पब्लिश कर देंगे, नहीं सही होगी तो वो बोलेंगे कि नहीं, आपकी रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश नहीं हो सकता। और जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज होती है वो क्या कहती है कि आपके रिसर्च पेपर तभी एक्सेप्टेबल होगी अगर वो पीर रिव्यूड होगी, अदरवाइज नहीं होंगे। कुछ जर्नल्स ऐसे हैं जो विदाउट एनी पीर रिव्यू पब्लिश कर देती है, बट कुछ जर्नल्स ऐसे हैं जो बोलती है कि नहीं, पीर रिव्यू होना जरूरी है ताकि जर्नल्स का ब्रांड बना रहे, हर एक चाहे कि मुझे इसी जर्नल में अपनी रिसर्च जो है वो पब्लिश करनी है। हाँ जी, समझ आ गया। अब टाइप्स ऑफ पीर रिव्यू, अब इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लीज ध्यान देना मेरी बात पे। ब्लाइंड सबको पता है, अंधा। सिंगल सबको पता है, अकेला। डबल पता है, दोनों। ट्रिपल पता है, तीन। ओपन पता है, खुला हुआ। पोस्ट पता है, आफ्टर। थर्ड पार्टी पता है, तीसरा बंदा। ट्रांसफेरेबल पीर रिव्यू पता है, जब हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ाने वाली हूँ जो एग्जाम में पूछा जाता है। जर्नल मीन्स होते हैं जहाँ पे हम अपनी रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं। अब देखो, सिंगल ब्लाइंड पीर रिव्यू, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, डबल ब्लाइंड से पूछा गया, ट्रिपल से पूछा गया, ओपन पीर रिव्यू से पूछा गया, पोस्ट पब्लिकेशन से पूछा गया, थर्ड पार्टी वे से पूछा गया। मीन्स यहाँ पे जो ये स्लाइड है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कर लिया तो 2 नंबर देकर जाएगी, अगर यहाँ से एक भी क्वेश्चन आ गया तो, और बहुत इजी तरह से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, ज्यादा घुमा फिरा के नहीं पूछा जाएगा। देखो, सिंगल ब्लाइंड पीर रिव्यू क्या है, द आइडेंटिटी ऑफ द ऑथर इज हिडन फ्रॉम द रिव्यूअर हु इवेलुएट द वर्क। ध्यान देना प्लीज, ये क्या बोल रहा है यहाँ पर,
जो जिसका रिसर्च पेपर है ना, सपोज मान लो मेरा रिसर्च पेपर है, ठीक है, मेरा रिसर्च पेपर है, जो मेरे रिसर्च पेपर को रिव्यू कर रहा है ना, ठीक है, उसे तो पता है कि मेरा रिसर्च पेपर है, लेकिन मुझे नहीं पता कि कौन मेरे रिसर्च पेपर को रिव्यू कर रहा है। बस इतनी सी बात है, हिंदी में लिख लो। ठीक है, मीन्स कि जो इवेलुएट कर रहा है ना, उससे तो पता है कि मैं कौन हूं, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरा रिसर्च पेपर कौन इवेलुएट कर रहा है। इतना समझ आ गया? पहली बात, डबल ब्लाइंड पीर रिव्यू, बोथ द ऑथर एंड द रिव्यूअर आइडेंटिटीज आर हिडन फ्रॉम ईच अदर। ना तो ऑथर को पता है कि कौन मेरा रिसर्च पेपर रिव्यू कर रहा है, ना रिव्यूअर को पता है कि मैं किसका रिसर्च पेपर रिव्यू कर रहा हूँ। ये हो जाएगा डबल ब्लाइंड पीर रिव्यू। ठीक है, अब अगर हम ओपन पीर रिव्यू की बात करें, ये सिंगल ब्लाइंड पीर रिव्यू एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, डबल ब्लाइंड पीर रिव्यू एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, ओनली पीर रिव्यू एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। अब थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें, ओपन पीर रिव्यू, यहाँ पे ऑथर को भी पता है और यहाँ पे रिव्यूअर को भी पता है। ऑथर को भी पता है कि मेरा रिसर्च पेपर कौन रिव्यू कर रहा है, और रिव्यूअर को भी पता है कि मैं किसका रिसर्च पेपर रिव्यू कर रहा हूँ। ठीक है, द आइडेंटिटी ऑफ ऑथर एंड रिव्यूअर आर रिवील्ड एंड द रिव्यू कमेंट्स आर मेड पब्लिक। पोस्ट पब्लिकेशन क्या हो जाएगा कि जब आपकी रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाती है, फिर कमेंट नहीं आते हैं। ठीक है, कमेंट होते हैं कि आपका अच्छा था, बुरा था, क्या था, वो सारी चीजें पोस्ट पब्लिकेशन पीर रिव्यू हो जाएगा। occurs after a research paper has been published, readers, researchers and event प्रोवाइड फीडबैक। ठीक है, एक्सपर्ट जो होते हैं वो भी फीडबैक देंगे, रीडर्स भी फीडबैक देंगे। ठीक है, यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे साइमा जी, जैसे आपसे पूछा जाएगा सिंगल पीर रिव्यू। ठीक है, और डेफिनेशन दी जा सकती है डबल ब्लाइंड पीर रिव्यू की। वहां पे बोला जाएगा बोथ द ऑथर एंड द रिव्यूअर आइडेंटिटी आर हिडन फ्रॉम ईच अदर, कि ना तो ऑथर को पता है, ना ही रिसर्चर को, ना ऑथर को पता, ना रिव्यूअर को पता है कि जिसका भी रिसर्च पेपर आपका रिव्यू किया जा रहा है। तो आंसर सही होगा कि गलत? गलत हो जाएगा, क्योंकि डबल में ऐसा होगा ना ऑथर को पता ना रिव्यूअर को पता। सिंगल में ऑथर को पता नहीं है, लेकिन रिव्यूअर को पता है कि मैं किसका रिसर्च पेपर जो है वो रिव्यू कर रहा हूँ। डबल एंड ओपन में फर्क बहुत बड़ा है। डबल में दोनों को नहीं पता है कि हम किसका रिसर्च पेपर, फॉर एग्जांपल मैं हूँ, जैसे किसने पूछा है, प्रियंका। प्रियंका जी, मान लो आप हो, आपने रिसर्च पेपर लिखा है, ठीक है, और अब आप उसको पब्लिश करना चाहते हो जर्नल में जाके। डबल ब्लाइंड क्या हो जाएगा, मीन्स अंधा। ठीक है, डबल ब्लाइंड क्या हो जाएगा कि ना तो आपको पता है कि आपका रिसर्च पेपर कौन रिव्यू कर रहा है, और ना रिव्यूअर को पता है कि वो प्रियंका का रिसर्च पेपर रिव्यू कर रहा है। ठीक है, डबल ब्लाइंड। और ओपन में क्या हो जाएगा, आपको भी पता है कि मेरा रिसर्च पेपर कौन रिव्यू कर रहा है, और मुझे भी पता है कि मैं किसका रिसर्च पेपर रिव्यू कर रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं रिव्यूअर हूँ, ठीक है, मैं रिव्यूअर हूँ और आपने रिसर्च पेपर लिखा है। सुनना प्लीज ध्यान से, मैं रिव्यूअर हूँ और आपने रिसर्च पेपर लिखा है। डबल ब्लाइंड में ना मुझे पता कि प्रियंका का रिसर्च पेपर है, ना प्रियंका को पता कि मैं आपका रिसर्च पेपर रिव्यू कर रही हूँ। डबल ब्लाइंड। ओपन में मुझे पता है कि ये प्रियंका का रिसर्च पेपर है, और प्रियंका को भी पता है कि प्रियंका मैम ही मेरा रिव्यू कर रहे हैं रिसर्च पेपर। ठीक है, ये हो जाएगा ओपन पीर रिव्यू। अभी क्लियर है? डबल में दोनों को नहीं पता, सिंगल में सिर्फ एक को पता है, और ओपन में दोनों को पता है। पोस्ट पब्लिकेशन, जब आपका रिसर्च पेपर पब्लिश हो गया, उसके बाद जो आपको कमेंट मिल रहे हैं वो पोस्ट पब्लिकेशन हो गया। समझ गए? ओके, गुड। थर्ड पार्टी क्या हो जाएगा कि आप वहां पे एक्सपर्ट्स को ना देकर आप अपने दोस्त, अपने मित्र को दिखा रहे हो कि यार मेरा रिसर्च पेपर चेक कर, ठीक तो है ना, अपने कुलीग्स को बता रहे हो। ठीक है, जैसे कि मान लो आपने रिसर्च पेपर लिखा है, ठीक है, और कोई और है, आपका दोस्त मित्र है जिसने बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश कर लिए जर्नल में। ठीक है, तो आप उसी से जाके पूछ रहे हो कि यार बताना मेरा रिसर्च पेपर ठीक है, मैं जर्नल में भेज दूं, इस तरह से ऐसे ऐसे करके। ठीक है, और ट्रांसफेरेबल थर्ड पार्टी हो गया ट्रांसफेरेबल पीर रिव्यू। पीर रिव्यू ऑफ अ मैन्युस्क्रिप्ट
एंड ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जर्नल टू अनदर विद द सेम पब्लिशिंग ग्रुप। एक जर्नल से दूसरे जर्नल में सेम रिसर्च पेपर जो है वो ट्रांसफर कर देना, ठीक है, चेक करने के लिए कि ठीक है कि नहीं। मान लो एक जर्नल में आपने भेजा, उन्होंने चेक किया, फिर आपने दूसरे जर्नल में भेजा, उन्होंने चेक किया, तो ये ट्रांसफरेबल पीयर रिव्यू हो गया। ओके जी, क्लियर है। थर्ड पार्टी तो मैंने बताया नहीं आस्था जी, मैंने सिर्फ आपको सिंगल बताया, डबल बताया, ओपन बताया, पोस्ट बताया। अच्छा थर्ड पार्टी, हाँ ठीक है, थर्ड पार्टी मैंने बताया आपको। ओके ओके। थर्ड पार्टी क्या हो जाएगा आस्था जी कि आपने अभी जर्नल में अपने जो रिसर्च पेपर थे ना वो नहीं डाले, आपने अपने दोस्त मित्र से पूछ लिया, अपने कलीग से पूछ लिया कि यार मेरा रिसर्च पेपर तो देखो मैंने ठीक भी लिखा है कि नहीं ठीक लिखा है, वो होगी थर्ड पार्टी। मैंने सारे नोट्स सर को सेंड कर दिए हैं, अब आई डोंट नो कि सर ने किए कि नहीं किए। आप भी ममता जी एक बार बोलो ठीक है सर को कि सर हमें पीडीएफ दे दिया करो टाइमली, जब मैं आपको टाइमली यहाँ से सेंड कर दे रही हूँ तो दे दिया करो उनको, तो मैं भेज देती हूँ सर को। ठीक है चलो, ये लो। अब मुझे बताओ आपकी सिंगल ब्लाइंड पीर रिव्यू क्या होता है, जल्दी से जल्दी। बिल्कुल छोटे छोटे टॉपिक है और आज आपका रिसर्च एप्टीट्यूड हो जाएगा जी कंप्लीट। ट्रिपल वाला रहने दो तरुण जी, ट्रिपल वाले की जरूरत नहीं है, ट्रिपल वाला रहने दो। इसमें आपका एडिटर भी आ जाएगा, ट्रिपल में ऑथर, एडिटर और रिव्यूअर तीन लोग आ जाएंगे ट्रिपल में। सिंगल वाला बताओ, एक को पता होता है ठीक है। डबल वाला बताओ, रिव्यूअर को पता होता है और ऑथर को पता नहीं होता है, ठीक है। सिंगल ब्लाइंड अंधा। अब बताओ डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू। हाँ वेरी गुड ऑल ऑफ यू। डबल ब्लाइंड बताओ, जल्दी से बताओ, एग्जाम में मत भूलना। ऐसा ही क्वेश्चन आएगा एग्जैक्टली, दोनों को ही बतानी है ठीक है। ओपन पीयर रिव्यू बताओ, ओपन पीयर रिव्यू। ओपन पीयर रिव्यू। हाँ जी ठीक है वेरी गुड। सिंगल ब्लाइंड का भी पता लग गया, डबल का भी, दोनों को पता, दोनों को पता होता है, हाँ ठीक है। और आप बताओ मुझे थर्ड पार्टी पीयर रिव्यू। अपने दोस्त अपने क्लिक से रिसर्च पेपर बोलना कि चेक कर यार जरा ठीक है कि नहीं ठीक है। और ट्रांसफेरेबल क्या हो जाएगा कि एक जर्नल से दूसरे जर्नल में, कि पहले मैंने एक जर्नल में चेक करवाया फिर मैंने दूसरे जर्नल में भी जाके देखा कि हाँ यार सारे एक्सपर्ट बोल रहे हैं मुझे तो बड़ी अच्छी रिसर्च लिखी है, ये तो एक्सेप्टेबल है। हाँ ठीक है। तो दोस्त का नाम मैंने इसलिए लिया ताकि आपको याद रहे। अब देखो अब आप बोलोगे मैम हमारे दोस्त तो ऐसे जिन्होंने कभी रिसर्च नहीं की होगी, तो वो अलग बात है, बट मैंने दोस्त का नाम इसलिए लिया ताकि आपको थर्ड पार्टी में आप भूलो ना, क्योंकि अगर आप पीएचडी होल्डर होंगे तो ऑब्वियसली दोस्त भी तो आपके वैसे टाइप के ही होंगे। अब जैसे कि मानो मेरा नेट जेआरएफ हुआ है तो मेरी जो फ्रेंड्स है, तीन फ्रेंड्स है मेरी, तीनों ही नेट जेआरएफ है। एक फ्रेंड तो अंगना मैम तो यहाँ पे ही है, +1 +2 से हम साथ पढ़े, मैं और अंगना मैम, जो आपको पेपर 1 पढ़ाते हैं, अंगना मैम मैथ्स पढ़ाते हैं, तो वो पेपर 1 से हम साथ पेपर 1 से +2 से हम साथ पढ़े, +2 हमारे साथ हुआ है, कॉलेज हमारी साथ हुई है और मास्टर्स हमारी एक साथ हुई है। बट मैंने स्कूल में कभी उनसे बात नहीं की क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स होती थी तो कभी टाइम नहीं लगा, हेलो हाय तक नहीं की स्कूल में। बस इतना पता था कि हाँ ये लड़की मेरी क्लास में है। कॉलेज में भी मैंने उनसे कभी बात नहीं की, मैंने मास्टर्स में जाके उनसे बात की, क्योंकि मास्टर्स में हम बहुत कम थे, मैंने प्राइवेट की है मास्टर, आई शेड्यूल से किया, तो आई शेड्यूल में सिर्फ हम 3-4 लड़कियां थी। हाँ पोस्ट पब्लिकेशन में रिसर्च के बाद फीडबैक, रिसर्च के बाद फीडबैक पता है कैसे मिलता है पोस्ट पब्लिकेशन में, कि जो आपकी रिसर्च है ना वो पब्लिश कर दी जाती है, फिर जो कमेंट आते हैं ना, ठीक है, रिसर्चर कमेंट कर रहे, डिफरेंट डिफरेंट रिसर्चर फीडबैक दे रहे, वो हो जाएगा पोस्ट पब्लिकेशन। तभी नाम है पोस्ट पब्लिकेशन की, पब्लिश हो गई रिसर्च, उसके बाद जो कमेंट आते हैं वो भी रिव्यू होता है। और जो आपके हिंदी के हैं सरोज मैम, उन्हें भी मैं जानती हूँ 2014 से लेकर, वो भी मेरे अच्छे फ्रेंड है।
मीन्स मेरे ऑलमोस्ट जो फ्रेंड है वो सारे नेट जेआरएफ इसी तरह से। +2 से मैं जानती हूँ अंगना मैम को, जब मैं +2 में थी, सॉरी +1 में, +1 से लेकर हम साथ है, +1 +2 कॉलेज मास्टर्स। और सरोज मैम को भी मैं जानती हूँ 2014 से लेकर, जो आपको फिलर फॉर्म पे पढ़ाते हैं। ओके, इतना क्लियर है तो ट्रांसपेरेंट और ओपन करवाने की जरूरत नहीं है मुझे, पढ़ लेना, ठीक है। और सिंगल ब्लाइंड पीर रिव्यू भी करवाने की जरूरत नहीं है, मैं केवल समीक्षक गुमनाम होते हैं। ओनली द रिव्यूअर नो द ऑथर्स नेम बैकग्राउंड बट ऑथर्स डोंट नो दोज ऑफ द रिव्यूअर, ठीक है, ये मैंने बता दिया। सिंगल ब्लाइंड पीर रिव्यू में केवल समीक्षक गुमनाम होते हैं, समीक्षक लेखकों के नाम और पृष्ठभूमि जानते हैं, लेकिन लेखक उन समीक्षकों के बारे में नहीं जानते। डबल ब्लाइंड पीर रिव्यू में, अब यहाँ पे आ गया डबल ब्लाइंड, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है हिंदी वालों के लिए, चलो हिंदी में मिल गया। डबल ब्लाइंड पीर रिव्यू में लेखक और समीक्षक दोनों अपनी गुमनामी बनाए रखते हैं, केवल संपादक ही शामिल सभी पक्षों की पहचान करते हैं। पीर रिव्यू हो गया, ठीक है। चलो ओपन वाला भी बता देती हूँ हिंदी वालों के लिए, पारदर्शी या खुला। ओपन पीर रिव्यू प्रोसेस के हिस्से के रूप में लेखकों के साथ साथ समीक्षकों के लिए समीक्षकों की पहचान का खुलासा करता है। पारदर्शी सहकर्मी समीक्षा सबमिट किए गए लेखकों के साथ समीक्षा सामग्री का प्रकाशन। डिस्क्लोज द आइडेंटिटी ऑफ रिव्यूअर टू ऑथर एज वेल एज ऑथर टू रिव्यूअर एज अ पार्ट ऑफ द पीर रिव्यू प्रोसेस, ठीक है, तो क्लियर है। अब आता है हमारा एरर। क्या कोई मुझे बता सकता है कि त्रुटि और हमारा बायसनेस, ठीक है, मीन्स एरर और बायसनेस में क्या फर्क है? हाँ जी, एरर और बायसनेस में क्या फर्क है, कोई बता सकता है? ट्रिपल में क्या हो जाएगा आस्था जी, जो ट्रिपल पीर रिव्यू है वहां ना ऑथर को पता, ठीक है, ट्रिपल ब्लाइंड वाला था ना मे भी आपका वो, हाँ, ना ऑथर को पता, ना एडिटर को पता, ना ही आपका रिव्यूअर को पता, ठीक है। बाइस मीन्स हो जाएगा जानबूझकर, सिंपल अगर मैं बात बोलूं रिसर्च की लैंग्वेज में। एरर हो जाएगा बाय मिस्टेक, कि गलती से ऐसा हो गया, ठीक है। अब मैं बात करती हूँ रिस्पोंडेंट एरर की। रिस्पोंडेंट एरर है आपका नॉन रिस्पॉन्स एरर और आपका सिलेक्शन एरर, यहाँ से भी बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वॉलंटियर एरर, ठीक है, विद एग्जांपल पूछे गए हैं पीवाईक्यूज में। अगर आपने प्रीवियस और क्वेश्चन पेपर लगाए होंगे ना अभी तक, तो आपको देखने को मिल गया होगा कि आपसे रिस्पॉन्स एरर पूछा गया होगा, नॉन रिस्पॉन्स एरर पूछा गया होगा, सिलेक्शन एरर पूछा गया, वॉलंटरी एरर पूछा गया होगा। अब देखो, उत्तरदाता त्रुटि सर्वेक्षण के रेफर्स टू एनी एरर इंट्रोड्यूस इनटू द सर्वे रिजल्ट ड्यू टू रिस्पोंडेंट प्रोवाइडिंग अनट्रू और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। क्या हुआ, मान लो आप रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, और आपने अपनी क्वेश्चनरीज बनाई, क्वेश्चनरीज में आपको पता है जो आपका रिसर्च टॉपिक होता है उसके रिगार्डिंग आप लोगों से जाकर के क्वेश्चन पूछते हो। अब लोगों के पास गए, आपने लोगों से क्वेश्चन पूछा और उन्होंने आपको पता है कैसे आंसर दिए, इनकरेक्ट, कैसे क्वेश्चन दिए, इनकरेक्ट आंसर दिया आपको और गलत आंसर दिया आपको, तो वो क्या हो गया, रिस्पोंडेंट एरर। मीन्स आपकी तो कोई गलती नहीं थी, बट जो रिस्पॉन्स देने वाले थे उनकी गलती है कि उन्होंने आपको गलत आंसर दे दिया, ठीक है। सर्वेक्षण के परिणामों में उत्तरदाता द्वारा असत्य और गलत जानकारी प्रदान करने के कारण पेश की गई किसी भी त्रुटि को संदर्भित करते, तो आपके रिसर्च में ये प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। आपका रिसर्च का जो टॉपिक है वहां पे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, अगर आप जिस पे मान लो कि आप रिसर्च कर रहे हो गुटखा खैनी पे, ठीक है, गुटखा खैनी, हाँ ऐसा ही बोलते हैं उसको, ठीक है, गुटखा खैनी पे आप रिसर्च कर रहे हो, आप जाते हो और जो लोग गुटखा खैनी खाते हो ना, आप उनसे उनसे पूछते हो कि गुटखा खैनी खाने के क्या नुकसान है, तो वो खाते हो, वो फिर भी आपको बोलते हैं नहीं नहीं हम तो नहीं खाते, और आपको गलत गलत आंसर दे देते हैं कि कोई भी नुकसान नहीं है, या जो भी आपने समझना है। या फिर मान लो कोई कंपनी है जो गुटखा खैनी बनाती है, तो वो कभी भी अपनी कंपनी के अगेंस्ट थोड़ी बोलेगी कि मेरी कंपनी गलत है, वो तो बोलेगी मेरी कंपनी बिल्कुल सही है, कोई भी नुकसान नहीं है, खाओ मजे से, मजे करो। तंबाकू, हाँ एग्जैक्टली
संगीता जी। गुटखा खैनी मीन्स आपका तंबाकू, ठीक है। तो जो तंबाकू बनाती होगी, आप जाकर वहां पे, मान लो आपका रिसर्च ही नशे पे, आप नशे पे रिसर्च कर रहे हो कि नशे का इम्पैक्ट जो है वो क्या यूथ पे पड़ रहा है, ठीक है। तो आप जाते हो कंपनी में, आप क्वेश्चनरी लेकर जाते हो और आपने अपनी क्वेश्चनरी में लिखा है क्या क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, कहाँ कहाँ इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो सारी बातों में बोले कि नहीं नहीं कोई इम्पैक्ट नहीं है, सब सही चल रहा है। तो मीन्स क्या हुआ, गलत उन्होंने आंसर दिया, तो फिर आपकी रिसर्च में प्रॉब्लम हो जाएगी इस तरह से। तो आ, सेलिहा, आप क्लास रिकॉर्डेड देख लेना। सही आंसर नहीं बताते, हाँ जी आस्था जी, वेरी गुड, रिस्पोंडेंट एरर सही है ये भी, ठीक है। निमोनिक आप लोगों के लिए इनकरेक्ट एंड आपका अनट्रू। अब नॉन रिस्पॉन्स एरर का क्या मतलब होता है, रिस्पॉन्स ही नहीं देना। आप गए क्वेश्चनरी लेके, ठीक है, और उन्होंने बोला हम ना हम हाँ करेंगे ना हम ना करेंगे, हम कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देंगे, ना तो वो कुछ बोलते और आपको चुपचाप आना पड़ता है, वो बोल ही कुछ नहीं रहे हैं, ठीक है। गैर प्रतिक्रिया, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है। गैर प्रतिक्रिया के बाद प्राप्त किए गए अनुमानों को देखा गया है और इस गैर प्रतिक्रिया से निपटने के लिए अभियोग का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर उन अनुमानों के बराबर नहीं होते जो सभी वांछित मूल्यों को त्रुटि के बिना देखे गए थे। इन दो प्रकार के अनुमानों के बीच के अंतर और गैर प्रतिक्रिया त्रुटि कहा जाता है। मीन्स अब यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा। जो तो आपका रिस्पॉन्स एरर था वो तब था कि उन्होंने गलत रिस्पॉन्स दिए, असत्य कहा उन्होंने हमसे, असत्य झूठी इंफॉर्मेशन दे दी। नॉन रिस्पॉन्स में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन दी, हमें मुकर गए कि हमें आपको कुछ भी नहीं बताना, जाओ। हम तंबाकू वाली कंपनी में गए, हमने बोला कि देखो जी हम रिसर्च कर रहे हैं इस टॉपिक पे, तो आप हमें कुछ बताओ, और वो बताना ही पड़ता है। जैसे कि मान लो जो हमारी स्टेट से जाते हैं ना, एचपीयू वाले या फिर दिल्ली से जाएंगे, तो बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं अगर आप किसी टॉपिक पे रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि रिसर्च का मतलब ही क्या है कि आप सोसाइटी को कुछ दे रहे हो, आप कुछ नया लेकर जा रहे हो। तो जब भी रिसर्च करने के लिए हम बाहर जाते हैं, कोई भी आप जाओगे, ठीक है, बहुत रिस्पेक्ट करेगी। आप जिस कंपनी में जाओगे ना कि हाँ मेरा ये टॉपिक है रिसर्च का, तो क्या मैं आपसे इन क्वेश्चनों को पूछ सकता हूँ, तो वो आपको अपनी पूरी कंपनी दिखाएगा। वो मतलब खुश होंगे कि यार ये हमारे इस पे रिसर्च कर रहे हैं, क्या पता कुछ नया लेकर आए जो हमारे लिए भी बेनिफिट हो। तो बड़ा आपकी वो रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोग होंगे ऐसे, वो बोलेंगे, मान लो अगर उनकी लाइफ उनकी प्रोडक्ट में कुछ घपला चल रहा होगा, वो बोलेंगे हम ना बताएंगे कुछ भी, ऐसा ना हो हम फंस जाए। वो बोलेंगे ना ना ना, जाओ जाओ, आप हमें नहीं बताना आपको कुछ भी। ओके, क्लियर है। नॉन रिस्पॉन्स वाला क्लियर है, कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे। रिस्पोंडेंट में मतलब रिस्पॉन्स तो दिया पर गलत इन्फॉर्मेशन दे दी हमें। हमें बोला कि तंबाकू से कोई भी नुकसान नहीं होता है, हमें बना दिया बेवकूफ। क्या होगा आस्था जी, रिस्पोंडेंट एरर क्यों होगा? रिस्पोंडेंट एरर होगा जब गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। नॉन रिस्पॉन्स हो गया आपको। अब जैसे कि कई बार क्लास में आप लोगों का नॉन रिस्पॉन्स रहता है, मैं पूछती हूँ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, मैं बोलती हूँ यस नो कुछ तो बोल दो, कोई रिप्लाई नहीं आता, तो वो नॉन रिस्पॉन्स है। मुझे क्या पता आपको समझ आया कि नहीं आया। और रिस्पॉन्स एरर हो जाएगा कि किसी को समझ नहीं आ रहा, वो फिर भी हाँ हाँ करता जा रहा है, यस यस मैम समझ आ रहा है। और नॉन रिस्पॉन्स ये भी हो सकता है कि आपको समझ आ रहा है फिर भी आप मना कर रहे हो कि हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हाँ जी, तो वो जेल में जब आप कैदी से पूछते हो, वो कोई भी आंसर नहीं देते। संगीता जी बता रहे हो। ओके, अब देखो सेल्फ सिलेक्शन बाइस क्या हो जाएगा, इसको वॉलेटरी बाइस भी बोला जाता है, एग्जाम में पूछा जाता है। refers to the bias that can occur when individuals are allowed to choose whether they want to participate in a research study. सेल्फ सिलेक्शन का क्या मतलब हो जाएगा, मेरी मर्जी है, क्या है, मेरी मर्जी है कि मैं रिसर्च में पार्टिसिपेट करूं या ना, मेरी मर्जी, ठीक है। अब मान लो मैं रिसर्च कर रही हूँ, कॉमर्स का कोई टॉपिक है, ठीक है, एचआर है सपोज, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स पे मान लो मैं रिसर्च कर रही हूँ। अब क्या हुआ कि जो तो इंटरेस्टेड होंगे और जिनको नॉलेज होगी वो तो पार्टिसिपेट करेंगे, और जो इंटरेस्टेड नहीं होंगे, मान लो संस्कृत के स्टूडेंट है, एजुकेशन के है, ठीक है, अब इनको क्या लेना देना, हिंदी के है, इनको क्या लेना देना कॉमर्स से, ये बोलेंगे हम नहीं इंटरेस्टेड। मतलब कि रिस्पोंडेंट की, जो रिस्पॉन्स देने वाले हैं, उनकी अपनी मर्जी है, वो पार्टिसिपेट कर भी सकते और पार्टिसिपेट नहीं भी कर सकते। इसको बोलते हैं सेल्फ सिलेक्शन बायस।
वॉलेंट्री बाइज, ये पार्टिसिपेट कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते, फुली छूट है इनको, उनको पूरा कंट्रोल है, मजे हैं मतलब इनके। क्लियर है जी इतना, यस या नो? अच्छा, मुझे टाइप्स ऑफ आपको सॉरी एक मिनट, टाइप्स ऑफ पीयर रिव्यू में एक और चीज करवानी थी, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, CAS कैस्केडिंग पीयर रिव्यू, ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, कैडी है ये क्या, ठीक है, CASCADY, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि मीन्स जो रिसर्च पेपर आप जर्नल में पब्लिश करोगे ना, तो जर्नल्स का ना एक अपना क्राइटेरिया होता है कि हमारे जर्नल्स में सिर्फ कॉमर्स का आना चाहिए, एजुकेशन का आना चाहिए, इकोनॉमिक्स का आना चाहिए, ठीक है, हिंदी का आना चाहिए, इस तरह से, इसके अलावा कोई और टॉपिक हम नहीं पब्लिश करते, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कैस्केडिंग, कैंडिंग ही है वैसे, एक मिनट, कैस्केडिंग पीयर रिव्यू, ठीक है, कि मीन्स जो हमारे लिए जो जो मान लो ये इस तरह का जर्नल है कि यहाँ पे सिर्फ कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, हिंदी और आपके एजुकेशन के रिसर्च पेपर आते हैं और वही पब्लिक है यहाँ पे, ठीक है, वही पब्लिक है यहाँ पर, तो कैस्केडिंग का मतलब हो जाएगा पीयर रिव्यू का मतलब कि वही रिसर्च पेपर हो यहाँ पे, इसके अलावा ना हो, कोई संस्कृत का है तो उसके लिए दूसरा जर्नल होगा, ठीक है, कैस्केडिंग ये लिख लेना, एग्जाम में पूछा गया, कैस्केडिंग, कैस्केडिंग, कैंडिंग नहीं है, स्पेलिंग स्पेलिंग स्पेलिंग, क्या स्पेलिंग थी इसकी, पर इसी तरह थी, कैस्केडिंग, कैस्केडिंग पीयर रिव्यू, ये एग्जैक्टली जहां तक मुझे लग रहा है, चेक कर लेना एक बार, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा, कैस्केडिंग क्या था प्रिया जी? कैस्केडिंग का मतलब ये है, कैस्केडिंग, कैडिंग, ठीक है, कैस्केडिंग पीयर रिव्यू का क्या मतलब है कि जर्नल पेपर का अपना एक क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया समझ गए, कि मान लो सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स के, इकोनॉमिक्स के, हिंदी के और आपके एजुकेशन के होंगे यहाँ पे रिसर्च पेपर, अगर आपने इसके अलावा किसी और में रिसर्च किए, सपोज आपने संस्कृत में किए, तो आप किसी और जर्नल में जाकर अपने रिसर्च पेपर पब्लिश करो, ये कैस्केडिंग, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था तो अभी मुझे याद आया है, ठीक है, तो इसलिए बता दिया आपको एक्स्ट्रा। अब हम बात करते हैं रिस्पॉन्स जो बायस होते हैं ना, ठीक है, अब रिस्पॉन्स बायस हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं कि जो हमें रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है, क्या रिस्पॉन्स है, एक तो अनट्रू है, ठीक है, इनकरेक्ट है, ये है। अब रिस्पॉन्स बायस के कुछ टाइप्स है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, एग्जीक्यूलेंस बाइस, ठीक है, स्वीकृति पूर्वक रहा, जैसे कि मान लो मेरा दोस्त है यार, मैंने उसको हाँ 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 ही कर सकता हूँ, मैंने अगर उसको मना कर दिया ना तो बुरा मान जाएगा, हर बात में बस यस 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 यस, ठीक है, जैसे हम करते नहीं, मान लो आप किसी से बात कर रहे हो, वो कुछ नहीं बोलेगा, बस वो करता रहेगा, हम मैं तो हाँ भी नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ ठीक है, इस तरह से कुछ भी बोल रहा है, बस आप कर रहे हो यस यस यस, तो वो स्वीकृति पूर्वक ग्रह हो जाएगा, ठीक है, कि उसको वो हो सकता है कि वो ये सोच रहा है यार मेरा फ्रेंड है, कहीं ये बुरा ना मान जाए, इसलिए मैं इसको हाँ 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 कर देता हूँ, ओके, तो ये कौन सा आपका रिस्पॉन्स बायस हो जाएगा, अभी मैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स बायस करवा रही हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका एक्सुलेंस बायस, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें सिंपल जो निमोनिक है वो यस या नो है, या तो आप यहाँ हाँ करोगे या आप ना ना करोगे, ठीक है, बाइनरी, बाइनरी का मतलब ओनली 0 1 होता है अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में बोले, और अगर मैं यहाँ पर बताऊं तो 2 पॉसिबल आउटकम होंगे, बाइनरी ओनली 2 पॉसिबल आउटकम, ठीक है जी, यस टू एवरी क्वेश्चन regardless of what they really think, this often occurs with surveys that include, अब मान लो यस कैसे हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल आप हो रिसर्च आप कर रहे हो, ठीक है, तंबाकू पे, और आप जाते हो और आपका दोस्त जो है वो तंबाकू की कंपनी में है, ठीक है, तो आप उससे जो भी पूछ रहे हो ना, बस वो हर बात में सोच रहा है यार मेरा फ्रेंड आया है, ठीक है, इसकी बेइज्जती भी नहीं कर सकता, बताना भी पड़ेगा, रिस्पॉन्स भी देना पड़ेगा, कंपनी वाले भी बैठे मेरे सिर के ऊपर, क्या ही करूं, तो वो आपको लेकर के वो हर बात में आपको बोल रहा हाँ 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 हाँ, या फिर हर बात में ना 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 ना, ठीक है, क्लियर है। अब आता है सोशल डिजायरेबिलिटी बायसनेस, यहाँ पे देखना बेस्ट एग्जांपल है जब हम समाज को लेकर चलते हैं, समाज का डर है,
और मैं सही आंसर नहीं दूंगी। मुझसे जो भी रिसर्चर पूछ रहा है, ठीक है, मैं रिस्पोंडेंट हूँ, सपोज मुझे रिस्पॉन्स करना है, और आप हो रिसर्चर्स, तो मुझे समाज का डर है यार, समाज क्या सोचेगा मेरे बारे में, जो समाज की नजर में ठीक नहीं है चीजें। जैसे कि प्रतिक्रिया देने वालों की प्रवृत्ति उन्हें सामाजिक मानदंडों और अपेक्षाओं के अनुरूप लाने के लिए प्रतिक्रियाओं को विकृत करने की प्रवृत्ति है। उदाहरण के लिए जब उनकी पीने की आदतों के बारे में पूछा जाता है, अब मैं पीने की, हम ले रहे तंबाकू का एग्जाम्पल, ठीक है, अब मैं तंबाकू की आदतों के बारे में अगर मैं उनसे पूछूंगी, ठीक है, तो उदारदाता जो दैनिक आधार पर पीते हैं वैसे छुपाने के इच्छुक हो सकते हैं, इस डर से कि वे दूसरे या शोधकर्ता द्वारा नकारात्मक रूप से देखे जा सकते हैं। मतलब उनको शर्म आएगी कि यार अगर मानो मेरे पास रिसर्चर आ रहा है और वो पूछ रहा है मुझसे कि हाँ आप बताओ तंबाकू के क्या नुकसान है, क्या फायदे हैं, तो लोगों को ये डर से, और इवन देन मेरे डर से भी वो सोचेगा यार मेरी ना बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है जो नशेड़ी लोग होते हैं उनको, मतलब उनकी क्या इज्जत है फिर समाज में, थोड़ा उनको ऐसी नजर से देखा जाता है ना, यार ये तो नशे करते हैं। ओके, मतलब अच्छी नजर से नहीं देखा जाता, मतलब बहिष्कार किया जाता उनका एक तरह से। समझ पा रहे हो क्या मेरी बात को? अब देखो भले वो तंबाकू खाता होगा, उसके जो दांत हो गए, पता होता है ना जो तंबाकू खाते हैं उनके दांत नीले पीले होते हैं, वो रेड रेड से होते हैं, फिर भी वो आपके सामने बोलेगा नहीं हम नहीं खाते तंबाकू, तंबाकू तो बहुत बुरी चीज है। क्यों? क्योंकि उसे ये भी डर होगा कि आपकी नजर में क्या इज्जत रह जाएगी उसकी, और समाज की नजर में, क्योंकि समाज तो बहिष्कार करता है ऐसी चीजों को। जो नशे करता है मतलब उसकी फिर इज्जत नहीं होती ज्यादा समाज में, इस तरह से, ठीक है। तो ये सोशल डिजायरेबिलिटी बायसनेस है, इस वजह से क्या करेगा, गलत आंसर दे देगा। रिस्पॉन्स क्या आ जाएगा उसका, गलत रिस्पॉन्स आ जाएगा। रिस्पॉन्स बायस मीन्स असत्य और अनट्रू, इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन देना रिसर्चर को। तो जब आप रिसर्च करोगे तब आप इन सारी चीजों का सामना करोगे। हाँ जी, क्लियर है इतना? चले अब नेक्स्ट। समझ पा रहे हो? अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बायसनेस। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, सिलेक्शन बायस, रिस्पॉन्स बायस। रिस्पॉन्स बायस मैंने बहुत बार बता दिया आपको, पार्टिसिपेंट्स, ठीक है, जो पार्टिसिपेट कर रहा है, रिस्पॉन्ड वो रिस्पॉन्ड कर रहा है, इनकरेक्टली रिस्पॉन्ड कर रहा है, फॉल्सली रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्वेश्चन लीडिंग टू इनकरेक्ट डाटा। और नॉन रिस्पॉन्स का क्या मतलब है, दोज चोजन टू बी पार्ट ऑफ द सैंपल रिफ्यूज टू टेक पार्ट इन द सर्वे। इन्होंने क्या किया, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। सिलेक्शन बायस क्या है कि मान लो तंबाकू, ठीक है, मैं रिसर्च कर रही हूँ तंबाकू पे, अब तंबाकू की कंपनी में मैं गई, ठीक है, और मैंने सिर्फ वहां पे एक दो लोगों को लिया, कहा तो मुझे जो सैंपल था वो बहुत ज्यादा लेना चाहिए था, जो मेरी सिलेक्शन है वही गलत होगी। सिलेक्ट ही मैंने सही तरीके से नहीं किया, तो ऑटोमेटिकली रिजल्ट तो फिर पुअर ही आना है ना, रिजल्ट तो बेकार आएगा। द सिलेक्शन टेक्निक्स लीड टू अंडर कवरेज, मीन्स पूरा मैंने कवरेज नहीं किया। अब देखो अगर मान लो मेरे पास 100 पीपल है, तो 100 में से कम मुझे 10 तो लेने चाहिए ना एज अ सैंपल। मैं एक ही बंदे को लूंगी 100 में से, तो मुझे क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कम से कम एटलीस्ट 10 पीपल तो अंडर कवरेज, पूरी तरह से कवरेज नहीं किया, और ओवर कवरेज या मैंने ओवर कवरेज किया गया है। 100 में से मैंने 200 ले लिया, ठीक है, तो ये जो 100 थे ये मैंने एक्स्ट्रा ले लिया, या तो 100 में से कम ले लिया, 100 में से ज्यादा ले लिया, अंडर एंड ओवर ऑफ अ सर्टेन डेमोग्राफिक ऑफ द पॉपुलेशन। बैड सैंपल ले लिया मैंने, ठीक है, बैड सैंपल अगर मैंने ले लिया तो कौन सी बाइजनेस होगी, सिलेक्शन बाइजनेस। यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। वॉलंटरी वाला मैंने बता दिया आपको, पार्टिसिपेंट वॉलंटरी टू बी पार्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, और वॉलंटरी चूज टू आंसर अ सर्वे, पीपल वॉलंटरी फॉर द सैंपल, मीन्स मेरी खुद की मर्जी है, मैं पार्टिसिपेट कर भी सकती हूँ और मैं पार्टिसिपेट नहीं भी कर सकती, ठीक है, मुझे कोई फोर्स नहीं करेगा। जहां मेरा इंटरेस्ट है, मान लो कि अगर मेरे पास कॉमर्स के स्टूडेंट आ रहे हैं, ठीक है, तो मैं पार्टिसिपेट कर लूंगी उनकी रिसर्च में, लेकिन अगर मेरे पास संस्कृत के स्टूडेंट आ रहे हैं, वो मुझे बोल रहे हैं कि मैम ये हमें बताओ, तो मेरा इंटरेस्ट नहीं, मैं नहीं पार्टिसिपेट करूंगी, ठीक है। तो वॉलंटरी के रिस्पॉन्स का क्या मतलब हो गया, या फिर सेल्फ सिलेक्शन बाइजनेस इसको बोला जाता है, कि मेरी खुद की मर्जी, मेरी मर्जी, मैं पार्टिसिपेट करूं या फिर मैं पार्टिसिपेट ना करूं। क्लियर है जी इतना? सो ये थी आज की हमारी क्लास। अभी बताओ, अभी किसी का कोई भी डाउट है तो प्लीज एक बार पूछ लो, फिर नहीं तो हम क्लास को करते हैं फिर वाइंड अप। टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्स बायसनेस करवा दिया आपको, ए फॉर, ठीक है, वो एक्सीलेंस वाला क्या था, वो ऑस्पोशियल क्या है वो,
क्या है वो, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, टाइप्स ऑफ पीयर रिव्यू एंड रिस्पॉन्स एंड नॉन रिस्पॉन्स, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, सेल्फ सिलेक्शन यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, टाइप ऑफ आपका टाइप ऑफ आपका रिस्पॉन्स बायस, यहाँ से एग्जीक्यूशंस बायस, एक्यूकेंसेंस एक्यूसेंस बायस, ठीक है, एक्यूसेंस बायस है ये आपका स्वीकृति पूर्वक। ओके, और एक और चीज करवा दूं आपको, रिस्पोंडेंट बायर में, रिस्पॉन्स बायर में क्या बोलते हो, करना चाहते हो? कल्चर बायसनेस हो जाता है आपका, और इसी में ठीक है, हैबिचुअल हो जाता है, स्पॉन्सर बायसनेस, ठीक है, ये भी इसी में ही आ जाएंगे आपके। कल से क्या पढ़ाने वाली है, कैस्केडिंग दोबारा बता दीजिए। कैस्केडिंग का मतलब क्या होगा प्रियंका जी? जो हमारे जर्नल्स होते हैं ना, जहाँ पे हम रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं, ठीक है, जहाँ हमारे रिसर्च पेपर जाते हैं जर्नल्स में, ठीक है, तो इनका क्या क्राइटेरिया है कि ओनली, फॉर एग्जांपल ओनली जो कॉमर्स का टॉपिक होगा, या फिर जो हिंदी के टॉपिक होंगे, हिंदी मतलब जो सब्जेक्ट होता है हिंदी, जो कॉमर्स होता है हिंदी का, ठीक है, और या फिर मान लो जो एजुकेशन के टॉपिक होंगे, जो एजुकेशन सब्जेक्ट है, वही अगर आपके पास है रिसर्च पेपर में, अगर आपने इन्हीं टॉपिक पे रिसर्च करी, या तो हिंदी मीडियम से, या तो आप हिंदी लिटरेचर से हो, या आप कॉमर्स से हो, या आप एजुकेशन से हो, तो ही आप यहाँ पर अपने रिसर्च पेपर सबमिट करवा सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो ये कैस्केडिंग की एक क्राइटेरिया रखा गया है। हाँ जी, कल से कम्युनिकेशन स्टार्ट करेंगे हम। कौन सी टेबल शो कर दूं, लास्ट वाली? मेजरमेंट वाला और वर्डिंग वाला रहने दो, बाकी ये वाला कर लो। इंस्ट्रूमेंट में प्रॉब्लम हो जाती है, मेजरमेंट मतलब हो गया आपका मेथड्स आपने सही तरीके से नहीं लगाए हैं, ठीक है। वर्डिंग हो जाएगा आपका, द सर्वे क्वेश्चन इज वर्डेड इन अ वे दैट लीड्स द रिस्पोंडेंट टू अ पर्टिकुलर आंसर। मतलब उसने क्वेश्चन ही इस तरह से बनाए हैं ना, पुअर क्वेश्चनिंग है, तो वो वर्डिंग वर्डिंग बाइजनेस हो जाएगा आपका। ओके, सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर। अब हम मिलते हैं कल, कल हम करेंगे आपका कम्युनिकेशन स्टार्ट, ठीक है, ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर। ओके जी, बाय।